सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं फिर से आपको एक छोटे टॉपिक के साथ आई हूँ जहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना हमेशा रहती है। तो जैसे हमने क्या पढ़ाया था आपको, स्तूप सुबह वाली क्लास में पढ़ाया था। तो हमारे यही सब टॉपिक चल ही रहे हैं। स्तूप हुआ, चैत हुआ, मूर्तिकला हुआ, इतिहास, ये सारे टॉपिक चल रहे हैं। तो छोटे छोटे टॉपिक में जो जहाँ से जैसे इतने ज़्यादा प्रश्न जहाँ रहेंगे 1-1.5 घंटा में, वहाँ आप थोड़े से समय में बहुत सी चीज़ें याद कर लेंगे। छोटे टॉपिक, ये राशि रस्तोगी से हमने टॉपिक लिया है आपका, जो हमने डाला था एक बार, राशि रस्तोगी से हमने ये टॉपिक लिया है। तो ये राशि रस्तोगी की बुक से है आपका, जिसमें हमने स्तूप को आपको पढ़ा दिया है। स्तूप आप काफ़ी लोगों ने हमारे वीडियो को देखा हुआ काफ़ी, इसीलिए हमने सोचा कि इस चैत्र को भी आपको पढ़ा दें, छोटे टॉपिक को। देखिए, चैत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? संरचनात्मक और शैलीकृत। संरचना होती है जैसे उस तरह का, और क्या होते हैं? शैलीकृत। ठीक है, देखिए शैलीकृत चैत्र कितने, अब शैलकृत चैत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पहले तो चैत्र 2 प्रकार के होंगे, फिर शैलकृत चैत्र जो है, शैलकृत चैत्र कितने प्रकार के हो गए यहाँ पे? ये भी 2 प्रकार के। और किससे संबंधित है? चैत्र हीनयान और महायान। तो जो दो शैलीकृत चैत्र है ना, वो हीनयान और महायान कही जाए। जो कनिष्क के समय, जो संप्रदाय कनिष्क के समय जब बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी वाली, तब यही हीनयान महायान में 2 संप्रदाय में बौद्ध बढ़ गए थे। तो वही शैलीकृत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए चैतों के अंदर बने छोटे स्तूप को क्या कहा जाता है? तब बताइए, दागोप कहा जाता है। तो हमने चैत्य 2 स्तूप, तो ये हमने सांची की गुफा में आपको, सांची वाले में पढ़ाया था स्तूप में, कि उसमें क्या थे जो बड़े सबसे 3 स्तूप थे उसमें। ठीक है, 3 था वहाँ पे सांची वाले में। तो जो एक बड़ा था या 2 छोटे थे, तो उसको बड़े वाले को महास्तूप। ठीक है, अब चैत्र के अंदर जो छोटे स्तूप हैं उनको क्या कहा जाता है? देखिए, चीज़ों को समझा के आपको हम ले चलेंगे। तो दागोप कहा जाता है। तो ये जो चैत्र के छोटे स्तूप हैं, चैत्र के अंदर जो छोटे स्तूप बने हुए हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? इसीलिए हम इसको आपको पीछे ले जा रहे थे। उसको क्या कहा जाता है? दागोप कहा जाता है। तो चैत्र का अर्थ क्या है? एक प्रकार का पूजा कक्ष। क्या होता है? एक प्रकार का पूजा कक्ष, जो आपने अजंता में देखा, 5 चैत्र और 25 विहार हैं आपके। तो इसको एक पूजा गृह के लिए प्रयोग होता है। तो चैत्र का सबसे प्राचीनतम गुफा, जो चैत्र की सबसे प्राचीनतम गुफा कौन सी मानी जाती है? जो आपको हमने पढ़ाया था भांजा, जिसमें 22 गुफाएं हमने ठीक से बताया था। जो सारे बच्चे हमारे वीडियो को देख ही रहे हैं, तो आप लोग इसको समझ रहे हैं कि मैंने कहा था एक मामा हो जाएगा और एक भांजा। ठीक है, भांजा हो जाएगा, तो दोनों मिला के 2 हो गए ना। तो यहाँ देख लीजिएगा, ये भी दोनों मिला के 2 हो गए। ठीक है, लेकिन यही दोनों को मिला के 22 पाई जाती है यहाँ पे। तो यही क्या हो गया, ये पुराना। तो देखिए, सबसे प्राचीन रिश्ता क्या है? आपके मामा भांजे का। तो देखिए क्या हो गया, हम चीज़ों को इस तरह समझा के आपको इसलिए ले चले। सबसे पुराने रिश्ते में कौन? आपके मामा नानी, यही सब आते हैं ना। तो सबसे प्राचीनतम गुफा कौन सी हो जाएगी? भांजा वाली। ठीक है, देखिए आप लोग पढ़ भी रहे होंगे और साथ में मेरी ट्रिक को देख के सुन के हंसते भी होंगे। तो चैत्र गुफा में, भांजा गुफा का निर्माण कब हुआ है? तो कौन से? 2री शताब्दी। तो मैंने बहुत ट्रिक से बताया भी था कि देखिए 2 है ना, तो ये 2 ये मिला के 22 हो गया। तो 2री शताब्दी इसको भी कर लीजिएगा, कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चैत्र गुफा में सबसे उत्कृष्ट गुफा कौन सी? अब बताइए, सबसे उत्कृष्ट कौन सी है? काले वाली। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा? काले वाली। तो सबसे पहले गिनती वर्णमाला के अक्षर में क्या आता है? क ही। जब वर्णमाला के व्यंजन में आप जाएंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? सबसे उत्कृष्ट क्या होगा? काले। ठीक है, तो सबसे उत्कृष्ट में कौन सी गुफा है? काले। फिर यहाँ आते हैं, अभी हम बताते हैं आपको। चैत्र गुफा में जो है काले गुफा का निर्माण कब हुआ है? तो देखिए, चैत्र गुफा में जो काले, उसकी तो 2री में हो गई, इसकी कौन सी होगी? प्रथम शताब्दी। तो जबकि आपके नाट्य शास्त्र जो आपका भरत मुनि का है, तो ये भी क्या है? ये भी आपके प्रथम। तो क्या पहले आप क्या करते हैं बच्चे? क्या पहले नाटक करते हैं ना छोटे बच्चे? क्या होते हैं? वैसे मैंने बताया कि जब छोटे बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है? का। शुरू में क्या गिनती? का। तो काले सबसे उत्कृष्ट हो जाएगा सबसे, और फिर प्रथम शताब्दी का हो जाएगा। तो प्रथम शताब्दी पहले क्या? पहले का। तो नाट्य शास्त्र भी आपके प्रथम से 3री शताब्दी है। तो आपने देखा जो भरत मुनि की है। तो यहाँ पे हम आते हैं
पश्चिमी घाट की यानी गुफाएं कौन सी हैं? देखिए पश्चिम घाट की यानी गुफाएं कौन सी है? नासिक, चिलचांडो और कोंडन और अजंता और कन्हेरी, ये पश्चिमी की घाट की बता रहा है। फिर यहाँ पे देखते हैं, देखिए आप लोग इस तरह पढ़ेंगे ना तो सारी चीज़ें शायद आपको दिमाग में बैठी रहे किसी चीज़ से। देखिए नहीं, हमने बताया कि जैसे सबसे सबसे पुराना कौन? भांजा। सबसे जो उत्कृष्ट कौन? कर। और पहली, ठीक है। देखिए सबसे चैत्य गृहों में अपनी वास्तु सुंदरता के लिए कौन सी चैत्य प्रसिद्ध, अभी इसको हम बता देते हैं। तो देखिए ये क्या है, वो देखिए यहाँ पे हम पीछे इसलिए ले जा रहे हैं आप लोग, क्या है? उत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट भी होगी। चैत्य गुफा में सबसे उत्कृष्ट गुफा कौन सी है? काल्य। फिर यहाँ पे क्या कह दिया इसको? काल्य को वास्तु उत्कृष्ट भी होगी और वास्तु सुंदरता में भी सबसे अच्छी होगी। तो क्या अब क्या, जब वास्तु सुंदरता आ जाएगी तो काले, इसको क्या बना लेंगे आप? काला, ठीक है। जो काला लोग, जो काला होता है व्यक्ति, उसको क्या करा जाता है? सजा, जैसे हमने काली गंगा को बताया था, तो वहाँ अलंकृत चूड़ियाँ और ये सारी जो अलंकृत सामान मिले थे ना, तो क्या उसको अलंकृत ईंटें मिली थी, सॉरी अलंकृत ईंटें मिली थी ना, अलंकृत ईंटें मिली थी। तो हमने बताया था काले, तो जब काले की चैत आ जाएगा तो उसको सुंदर बनाएंगे। वास्तु सुंदरता के लिए कौन सबसे प्रसिद्ध है? काले। तो चीज़ों को समझ के चलिए, जब आप भी काले देखेंगे तब आप क्या करेंगे? काले को करिएगा। क्योंकि हमने पढ़ा था क्या, सब सुंदर बनने के लिए क्या होगा? वास्तु सुंदरता के लिए। देखिए काले गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। चीज़ें ऐसी आएंगी आपकी परीक्षा में कि आप वहाँ जो अगर थोड़ा सा इस तरह नहीं याद रखेंगे तब आप वहाँ पे सोचने लगेंगे कोई चीज़ें, क्योंकि सारी चीज़ें याद नहीं रहती हमेशा, ठीक है। तो जिस चीज़ों से जैसे आपको सुविधा लगे, बाकी आपकी मर्जी है, तो जैसे आपको सुविधा लगे उसी तरह याद करिए, बाकी मैं अपने तरफ से बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे आते हैं, फिर क्या हो गया? सबसे वास्तु सुंदरता में हो गई काल्य गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। आपको सुबह ही क्लास में हमने, देखिए भांजा गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है भांजा वाली। तो यहाँ पे आते हैं भांजा गुफाएं में कितने, भांजा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 22। कन्हेरी में कितनी थी? 100। मैंने बताई थी ये सारी चीज़ें आपको। देखिए 100। तो कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? बम्बई के बारेबली स्टेशन से तो कहाँ 8 किमी दूर, बताया था सुबह व्याख्या में यूथ वाली बुक से। कन्हेरी में कुल, देखिए कुल कितनी गुफाएं हैं? तो देखिए यहाँ 30 दे दिया है, ठीक है। कुल कितनी है? बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें 100 है। तो किसी किसी बुक में ऐसा बना देता है कोई चीज़ें कि थोड़ा उसमें कंफ्यूजन पैदा करता है। बाकी अगर यहाँ आप लोग भी जान रहे हैं कि 100 गुफाएं इसमें हैं। तो देखिए फिर आते हैं हम उदयगिरी। देखिए एक बार हमने कई चीज़ें बताई हैं, पढ़ाई भी हैं, तो चीज़ों को थोड़ा कन्फ्यूजन बनाता है कई पुस्तक। देखिए उदयगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर के समीप इस गुफा, अभी सुबह ये जो हमने पढ़ाया है तब तो उसमें 100 एकदम लिखा हुआ था, तो यहाँ पे 30 दे दिया है। देखिए उदयगिरी की गुफाएं, इनका निर्माण का चट्टानों को काट कर हुआ है। भुवनेश्वर के समीप इस गुफा के चट्टानों को काट के हुआ है। अब उदयगिरी चैत्य का निर्माण किस काल में हुआ है? अब उदयगिरी चैत्य का निर्माण किस काल में? शुंग काल में हुआ है। इस गुफा में चित्रित चैत्य किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। बराबर और नागुर्जनी जो शैलीकृत गुफाएं कहाँ स्थित है? बिहार प्रांत के गया जिले में। तो कोई चीज़ें, कोई भी पुस्तक आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी वहाँ पे गलतियाँ मिलेंगी, तो आप लोग कई पुस्तकों से पढ़ रहे हैं तो चीज़ें समझ रहे होंगे। तो कहीं आप लोग भी पढ़ते होंगे कि पुस्तकों में बहुत गलतियाँ जगह जगह हैं जो आपको देख के पढ़ना है। प्रथम बौद्ध संस्कृति पे आ गए हमने बौद्ध संस्कृति आपको पढ़ाई भी है, बताई है ठीक से। तो देखिए ये हो गया क्या? 483। फिर एक साल नीचे देखिए, ऐसे एक साल, फिर 383 हो गया द्वितीय वाले में। फिर तृतीय क्या हो गया? 251। फिर ये क्या हो गया? एकदम है प्रथम वाला, प्रथम ईस्वी प्रथम शताब्दी। तो चौथी वाली में एकदम हो गया, इधर आगे आ गया। तो देखिए हमने बताया था जब आपको काल आता है तो क्या रहते हैं? पहले आप अज्ञात रहते हैं ना, तो अज्ञात शत्रु हो गए, तो लिखा ही है यहाँ पे, तो लिखने की ज़रूरत नहीं। तब आप अपने घर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अपने राजगृह में। तो इसके पहले आप कहाँ रहेंगे? राजगृह में अपने रहेंगे। तो पहली बौद्ध संस्कृति अज्ञात शत्रु के समय में 483 ईसा पूर्व में। तो देखिए यहाँ पे फिर दूसरी वाली 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। तो जब आप वैशाली देख रहे होंगे
तो वैशाली और ल इसमें भी तो कहीं में भी आपको ल नहीं दिखाई देगा, केवल कुंडल वन में कनिष्क है, कनिष्क और कुंडल वन, ठीक है। तो चौथी में आ गए। तो जो वैशाली में तो देखिए यहाँ पे ल की मात्रा नहीं लगा हुआ, यहाँ पे मात्रा लगा हुआ है। तो काला अशोक में जब भी काला अशोक को देखिएगा तो देखिएगा कि हमने वैशाली इसको पढ़ा था, ल से ल मिलाया था। देखिए चीज़ों को जोड़कर आप पढ़ेंगे तभी आपको कोई चीज़ें, नहीं तो ऐसा थोड़ा बहुत रटने में भी आपको ऐसे हम जोड़ के देखिए क्या हो गया। देखिए यहाँ पे जब काला अशोक हो गया और वैशाली, तो पहले अज्ञात थे तो अपने गृह में प्रवेश होते रहे थे आप। फिर वहाँ पे हम आ जाते हैं, ये थोड़ा सा आज इसको हम कट करते हैं, थोड़ा सा इसी में ऐड देने लगता है तो दिक्कत हो जाती है। तो ये क्या हो गया, फिर आपको हमने ये बताया था ये पाटलिपुत्र में है। तो अशोक का आप लोगों को एकदम पता है कि पाटलिपुत्र इसकी राजधानी तो थी, यहाँ पे पाटलिपुत्र हो जाएगा। तो ये देखिए अशोक वाला, अशोक में हमने बताया था 3 अक्षर आपको दिख रहे हैं, तीसरी वाली ये, और 4 अक्षर किस में दिख रहे हैं आपको, इसमें 5 अक्षर, इसमें तो पहले हो गए, पहला तो आप समाप्त कर दीजिए, हमने बता ही दिया था। तो 5वां कौन हो जाएगा, ये आधा शाह, और जो है सारे मिला के आपको 4 अक्षर दे। तो चौथी वाली कनिष्क के समय, इसी में समय में बौद्ध संप्रदाय 2 संप्रदाय में बढ़ गया। तो ज़्यादा व्याख्या नहीं, क्योंकि छोटी क्लास हमने रखी हुई है, तो बाकी चीज़ें हमने आपको बता ही दी थी सारी इसके बारे में। देखिए बराबर और नागुर्जिनी में जो है शैलीकृत गुफाएं जो हैं का निर्माण 3री शताब्दी में हुआ, ठीक है। देखिए बराबर तथा नागुर्जनी जो है शैलीकृत गुफाओं का निर्माण किसने कराया था, तो अशोक के पौत्र कौन था, दशरथ। तो दशरथ का हमने बताया था गोपिका को संबंधित है दशरथ, जो जैसे इनकी रानियां 3 है ना, 3 रानियां हैं, तो जैसे कृष्ण भगवान की ज़्यादा गोपियां रहती थी, उसी प्रकार से गोपिका इसको करिएगा, जो गोपिका वाली गुफा इन्होंने। तो देखिए यहाँ पे सभी चैत्य किस काल के की उदाहरण है, तो सभी चैत्य किसके, शुंग काल के। तो अशोक का पौत्र जो है कौन हो जाएगा, दशरथ। अशोक का पुत्र कौन है, महेंद्र एवं संगीता को इन्होंने श्रीलंका में पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था, अपने प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो उसका लड़का है महेंद्र का, कौन है, दशरथ। तो पौत्र पोता है ना इसका, दशरथ। तो लड़के कौन हो गए हो। तो फिर देखिए यहाँ पे अशोक के कुछ अभिलेख गुहा लेख हैं, तो उसको हम यहाँ पे बताते हैं आपको। अशोक के कुछ अभिलेख गुहा लेखाओं गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण है। ये बराबर और नागुर्जनी की पहाड़ियों पर हैं। ये अभिलेख अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को क्या दिया गया था, आजीवक संप्रदाय था, इसके भिक्षुओं को अशोक द्वारा क्या कह दिया था, दान में दे दिया गया था, ठीक है। मौर्य काल में बराबर पहाड़ियों के खल्तिक पर्वत, एक खल्तिक पर्वत है, इसीलिए इसको बड़े में लिखा हुआ है। तो खल्तिक पर्वत कहा जाता था, बराबर की पहाड़ी को क्या कहा जाता है, खल्तिक पर्वत, क्योंकि इन लेखों में इनका यही नाम है। क्योंकि ये जो लेख लिखे हैं उन लेख जो लिखे हैं इनका यही नाम है। ये गुफाएं बिहार में स्थित हैं, कौन सी, जो सारी गुफाओं को ये बता रहा है। तो यहाँ पे आते हैं हम, महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे है, थोड़ा सा इसको हम देख के तब। नागुर्जनी पहाड़ी में मौर्य राजा दशरथ द्वारा आजीविकों को कौन दान का उल्लेख है। जो नागुर्जनी पहाड़ी है उसमें मौर्य राजा दशरथ, मौर्य से ही संबंधित है क्योंकि उसका पौत्र है अशोक। देखिए आजीविकों का दान का उल्लेख मिलता है नागुर्जनी पहाड़ी में। देखिए बराबर की पहाड़ी में प्रवरगिरी और गोरखगिरी का, बराबर की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, प्रवरगिरी और तथा गोरखगिरी भी कहा जाता है। तो यहाँ कुल 4 गुफाएं प्राप्त होती हैं, कौन कौन सी, कड़ चौपट बराबर में, तो जिसको प्रवरगिरी और गोरखगिरी कहा जाता है। कड़ चौपट गुफा, सुदामा गुफा, बीच झोपड़ी गुफा और लोमस सबसे सुसज्जित है, अलंकृत है ना लोमस वाली। देखिए ये क्या हो गया, इनमें प्रथम 3 गुफाएं अशोक ने अपनी चौथी गुफा, जो सबसे 3 गुफाएं किसी अशोक ने तथा चौथी गुफा दशरथ ने बनाया था। इसका पोता था जो चौथी गुफा है उसने बनाया था, ठीक है। 3 गुफाएं इसने बनाया था, 4 गुफाएं थी, 3 इसने बनाया था। तो नागुर्जनी में पहाड़ी में 3 गुफाएं प्राप्त, नागुर्जनी में 3 भाव हैं। तीनों को दशरथ ने आजीविकों को कौन कौन से दान दिया था, ये तो दशरथ ने इसको आजीविकों को कौन सा गुफा दान में दिया था, बहियक गुफा, गोपिका गुफा
और देखिए बर्थिका, ज़्यादा ये गोपिका वाला पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, तो तीनों को आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए कौन सा, बही बहियक गुफा, गोपिका गुफा, बर्थिका गुफा, तो तीनों को दान में दिया था। ज़्यादा पूछा जाने वाला आपका गोपिका है, तो बाकी 3 गुफाएं इन्होंने दिया था। तो अजिको को तीनों को आप लोग याद रखिएगा, इसीलिए हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ डिटेल दिया हुआ है। शिला चित्र हो गए। अब देखिए यहाँ पे शिला चित्र हो गए, शिला स्तंभ, सॉरी चित्र बोल दिए। तो महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, फिर शिला स्तंभ को हम दिखाते हैं आपको। महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है यहाँ पे, ये देखिए एक प्रश्न यहीं से आपको बनता है। हमने बार बार आपको बहुत बताया कि बिंबिसार ही करिएगा, क्योंकि बिंब पर ही नींव पड़ती है। जो ये बिंब है इसी पे आपके घर की नींव पड़ती है। मगध राज की नींव कौन डालेगा, बिंबिसार, ठीक है। फिर देखिए मगध है बिंबिसार गद्दी पर कब बैठा, 545 ईसा पूर्व में। जो बिंबिसार जब वहाँ पे बैठा था, नींव डाला था, तो कब बैठा था, 545 ईस्वी पूर्व में। अज्ञातशत्रु मगध की गद्दी पर, देखिए अज्ञातशत्रु फिर पर कौन बैठा था, जिन्होंने प्रथम बौद्ध संगति कराई थी, तो ये कब गद्दी पर बैठा था, 493 ईसा पूर्व में। अज्ञातशत्रु का पुत्र, फिर ये अज्ञातशत्रु का पुत्र कौन है, उदयन। उदयन जो मगध की गद्दी पर कब बैठा, 461 ईसा पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मगध की, देखिए चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर कब बैठा था, 322 ईसा पूर्व में बैठा। बिंदुसार, बिंदुसार या अशोक का पिता, ये मगध की गद्दी पर कब बैठा था, 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था, जो इसका पुत्र था। फिर अशोक कब बैठा, अशोक का शायद पूछा जाएगा, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। 269, कितना, 269 ईसा पूर्व में अशोक बैठा था। तो बिंदुसार 298 और ये 322। फिर आ जाते हैं जो शिला स्तंभ बनाए थे, तो शिला स्तंभ इन्होंने बनाए थे कई थे, तो उसकी व्याख्या हम यहाँ पे देखेंगे छोटे टॉपिक से। देखिए मौर्यकालीन स्तंभों का निर्माण किस राजा ने कराया था, तो अशोक। अशोक ही मौर्य, तो देखिए अशोक ने कुल कितने स्तंभों का निर्माण कराया, 14। तो देखिए यहाँ स्तंभ कितने कराए थे इन्होंने, 14। स्तूप कितने कराए थे, 84,000, कितना, 84,000 इन्होंने स्तूपों का, और कितना स्तंभ कितना कराए थे, 14। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए सभी स्तंभों का निर्माण किस पत्थर से, चुनार बलुआ पत्थर से हुआ है इनके सभी, ठीक है। आपने देखा था कि जो सारनाथ का था। मौर्यकालीन स्तंभों में कुल मुख्य भाग कितने थे, जो स्तंभ थे मुख्य भाग कितने थे, 3। तो यहाँ पे आते हैं मौर्यकालीन कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने कौन से स्थान पर हैं, तो अशोक के, देखिए जो अशोक का एकाश्म में एक ही पत्थर से बना होता है, जो जैसे एकाश्म नहीं रहता, वहाँ आपने एलोरा की गुफा में देखा है, तो कैलाश मंदिर एकाश्म को बनाया गया, जो एक पत्थर को तराश कर पूरा उसको न कट पीट न कुछ, एक ही पत्थर को तराशते काटते छाटते बना देते हैं। तो एकाश, इसकी सर्वोच्च नमूने क्या है, जो स्तंभ इनके बने थे एकाश में थे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, अशोक द्वारा निर्मित स्तंभों की ऊंचाई कितनी है, तो 45 से 50, कहीं 40 से 50 दिया, तो कहीं आपको 45 भी दे देता है, जबकि ये 45 वाला आपके सारनाथ से संबंधित है। तो स्तंभों की ऊंचाई पूरा टोटल ही बता रहा है, ठीक है। तो बाकी वहाँ का आपने देखा था तो बताया गया था, इधर कहीं कहीं 45 आपको देखने को मिलता है, इसलिए पूरा टोटल वो बता दिया है। देखिए लौरियागढ़ नंदनगढ़, सॉरी अभी कोई एक स्तंभ इधर होगा इसीलिए यहाँ पे, इधर से पढ़ेंगे तब उधर जाएंगे, सो उधर से हम पढ़ने लगे। देखिए अशोक के स्तंभों में धर्मलेख किस लिपि में उत्कीर्ण है, तो ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन पूछा जाता है। सबसे प्राचीन लिपि कौन है, ब्राह्मी लिपि। जो इस पे धर्म कैसे खुदे थे, इसके ब्राह्मी लिपि में। अशोक के शिला स्तंभों को क्या कहा जाता है, अशोक की लाट। देखिए मौर्यकालीन स्तंभ किस प्रकार के बने हुए हैं, सपाट, गोल और उन पर चिकनी चिकनी ओपदार पालिश जो है, यही आपके ईरानी प्रभाव को दर्शाती है। हमने यूथ की बुक में आपको पढ़ा दिया है, इसीलिए इस पे ईरानी प्रभाव का पड़ता है इनके। देखिए सांची स्तंभ के शीर्ष पर कितने सिंह हैं, तो 4 हैं, चारों दिशाओं में प्रसार को उजागर करते हैं धर्म वहाँ पे।
प्रसार कर रहे हैं। सारनाथ जो स्तंभ के शीर्ष पर कितने सिंह हैं? 4। फिर वही चीज़ें बता, सारनाथ से कितने सिंह स्थित है? सारनाथ स्तंभ पे कितने सिंह? वही 4, 2 12 लिख दिया है। देखिए क्या है, सारनाथ स्तंभ पर 4 सिंहों के साथ स्थित चक्र, जो चक्र है वो बीच में, जो आपके यहाँ राष्ट्रीय चिन्ह को बताता है, ऐसे ऐसे चक्र नहीं है वो, तो वो क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तक का है। तो जो बीच में चक्र बना हुआ वही तो वहाँ पे देखिए धर्म चक्र प्रवर्तक का। अशोक स्तंभ में कितने पशु हैं? 4। तो वही चीज रिपीट कर रहा। अशोक स्तंभ पर पशु की आकृति कौन कौन सी? हाथी, घोड़ा, सांड और शेर। गाय आ जाता है तो उसको मत करिएगा, ठीक है, इसको मत करिएगा, यही चारों को करिएगा। देखिए यहाँ पे आते हैं स्तंभ लेख। 14 लेखों की तरह अशोक ने पाषाण स्तंभों में भी 7 लेखों में उत्कीर्ण कराए थे। क्या? देखिए 7 लेखों पर समूह उत्कीर्ण कराया था जो 6 स्थानों पर थे। 14 लेखों की तरह अशोक ने पाषाण पर स्तंभों पर भी 7 लेखों को उत्कीर्ण कराया था जो 6 स्थानों पर मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले वो देखिए यहाँ दिया है। तो दिल्ली टोकरा स्तंभ लेख कौन सा? पहला दिल्ली टोकरा स्तंभ लेख, केवल इसी पर 7 लेख उत्कीर्ण है। जो 7 लेख उन्होंने लिखे इसी पर, शेष सभी 6 लेख शेष सभी पर 6 लेख। देखिए शेष सभी पे 6 है, केवल इसी पे जो है दिल्ली टोकरा वाले 7 लेख हैं। तो यहाँ पे आते हैं दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। इस स्तंभ पर केवल 6 लेख है, उस पे 7 थे, इस पे 6 लेख हैं। तो इन स्तंभों पर, दोनों स्तंभों पर लेखों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित कराया था। कहाँ? दिल्ली में स्थापित कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। अब तीसरा आ जाता है प्रयाग स्तंभ लेख। वर्तमान समय में इलाहाबाद दुर्ग में स्थित प्रयाग वाला ये स्तंभ पर लेख पर ही समुद्रगुप्त की, जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लेख है, जिसका निर्माण हरिशेन ने किया था। इसका निर्माण, इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 42 फीट। यह किस रंग का है? हल्के गुलाबी रंग का है, पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए लौरी, फिर चौथा आ गया आपका लौरिया और राज स्तंभ लेख, चौथा वाला। तो देखिए यह स्तंभ बिहार के चंपारण जिले में, इसकी ऊंचाई कितनी है? 36 मीटर, 36 मीटर है। तो देखिए ऊंचाई जब पूछेगा, हमने बता दिया है आपको, तो देखिए ये जो चंपारण वाला है लौरिया का, तो 36 फीट है, ठीक है। अगर 9.7 देखिए बताता है ना, ये जो है आपके मीटर में है, ठीक है। फिर कितना होगा? 36। सॉरी, ये जो इधर वाला आ गया, उधर वाला दूसरी चीज़ थी, हमने नंदनगढ़ उसको जान लिया, उसको मीटर में नहीं, इसको करिएगा। ये जो लौरिया नंदनगढ़ लेख है, यह स्तंभ बिहार के चंपारण जिले में है। तो दूसरा है ये नंदनगढ़ वाले का, जो आप लोग जानते भी हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है? 32 फीट। तो 32 फीट ऊंचाई है, ठीक है। वही चीज़ें हमने उधर बता दिया। तो 32 फीट ऊंचाई बता रहा, अगर मीटर में पूछेगा तो 9.7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। वही नंदनगढ़ ना ध्यान देखिए, हमने उसको बता दिया था। तो इधर वाले में मीटर बना दीजिएगा, नंदनगढ़ वाले में, ठीक है। तो 32 फीट है, और क्या है? मीटर में उतना। इसका शीर्ष कमलदार है, जिस पर एक सिंह उत्तर की ओर मुख की, देखिए यहाँ पे लौरिया नंदनगढ़ में वो भी है, लेकिन एक सिंह जो बना हुआ उत्तर की ओर मुख किए खड़ा है। अब रामपुरवा में आ जाइए। तो रामपुरवा स्तंभ लेख है, जो यह बिहार के चंपारण जिले में है। इसकी ऊंचाई कितना है? 44 फीट है। देखिए उधर का था, हम उधर ले जाते हैं, जो हमने आपको बता दिया था गलती से, क्योंकि पीछे आपको वो चीज़ें कन्फ्यूजन ना हो, ताकि कभी आप देखिए, जो हमने उसको बता दिया था जिसकी ऊंचाई थी कितनी? 36 फीट। देखिए ये नहीं, ये अलग है, लौरिया और अरराज जो है अलग है, और लौरिया नंदनगढ़ अलग है। तो कभी आ जाए आपके परीक्षा में, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 36। और इसको देखिए, ये जो इसका अलग नाम है अरराज। तो देखिए ये भी बिहार में है, इसीलिए हम पीछे आपको किए हैं ले जाके, ताकि आपका जो है परीक्षा में प्रश्न कभी ऐसा ना हो कि गलत हो जाए। ये देखिए दूसरा है लौरिया नंदनगढ़, ठीक है। वो राज था, ये नंदनगढ़ है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। तो रामपुरवा में जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो देखिए 44 है। तो गुप्त स्तंभ लेख है कितने प्रकार के? जो गुप्त हमने पढ़ाए थे, वो तो मौर्य वाला हो गया सारे। अब गुप्त स्तंभ लेख कितने हैं गुप्त वाले? तो एक है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया
मौर्यकालीन स्तंभ कितने भागों में विभक्त है? 3। कितने भागों में विभक्त है? 3। तो 3 भागों में विभक्त है। तो ये सारे जो हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे नहीं रहता दिल्ली में क्या है? दिल्ली में कौन सा है? अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ जो थे ये सारे हैं, जो स्तंभ उन्होंने निर्मित कराए थे। दिल्ली में टोपरा जिला अम्बाला में प्रांत में है, दिल्ली वाले में। तो दिल्ली मेरठ, मेरठ में से प्राप्त हुआ। जो दिल्ली वाला मेरठ, मेरठ में है। दिल्ली टोपरा जिला अम्बाला। प्रयाग स्तंभ लेख क्या कौशाम्बी से प्राप्त हुआ? वर्तमान में कहाँ है? जो इलाहाबाद जिले में है। जो प्रयाग स्तंभ है तो इसके नाम से ही इलाहाबाद अब हो गया है ना, प्रयागराज। तो इलाहाबाद जिले में स्थापित है। तो सारनाथ का है जो खंडित जो है शीर्ष सिंह जो खंडित हो गया सारनाथ का, ठीक है। इस पे सिंह बैठाया गया। तो आपको पता है सारनाथ में सिंह ही है। और लौरियागंज अरराज में है। ये देखिए जिला चंपारण, ये भी बिहार में है। तो अरराज जरूर याद रखिएगा, ये अलग है, लौरिया नंदनगढ़ वाला अलग है। तो देखिए यहाँ लौरिया नंदनगढ़ में जिला चंपारण बिहार में देखिए सिंह भी है और मयूर, दोनों याद रखिएगा। तो कहीं आपको अगर सिंह न रहे मयूर, नंदनगढ़ में आपको पता है तो वहाँ देखिए मयूर भी है और सिंह दोनों का है। तो यहाँ पे देखिए सिंह है। देखिए रामपुरवा में आपको बहुत प्रसिद्ध है ये बैल या वृषभ। बैल भी आ जाता है, कहीं इसी को वृषभ भी कहा जाता है। बिहार में भी स्थित है। तो रामपुरवा। रुम्मन देई, देखिए रुम्मन देई से क्या मिला है आपको? तो बहुत पूछा जाता है कभी कभी। अश्व, ये देखिए रुम्मन देई से क्या मिला है? नेपाल में भगवानपुर तहसील स्थापित है। कहाँ? नेपाल मुपुर में भगवानपुर तहसील में शीर्ष जो ये घोड़े वाला बैठाया गया, अश्व शीर्ष जो घोड़ा बैठाया गया है आपके, तो यह अश्व शीर्ष पर है इसे रुम्मन देई में, ठीक है। अब देखिए प्रयाग स्तंभ में प्रयाग स्तंभ जो है ये जो है कौशाम्बी में स्थित है। एक आपने देखा था प्रयाग को, अभी क्या हम उसको पीछे करेंगे ताकि आपके प्रश्न आए तो परीक्षा में आपके दोनों चीजें आप सारनाथ में खंडित प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी से प्राप्त, वर्तमान में इलाहाबाद में है। तो वही चीज यहाँ पे प्रयागराज में कौशाम्बी में। तो देखिए कौशाम्बी में स्थित है, यहाँ पे दिया हुआ है। सांची की पहाड़ियों पर स्थापित खंडित जो ये सिंह है सांची में भी है। तो क्या है? खंडित अवस्था में है। और बरीबरा गांव में जो मुजफ्फरपुर जिला मुजफ्फरपुर बिहार में स्थापित है, ये वाला है। अब देखिए रढ़िया गांव में जिला चंपारण बिहार में जाता है। तो रढ़िया गांव जिला चंपारण बिहार में स्थापित है, ये वाला। संकिसा जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में स्थापित कौन सा है? संकिसा वाला जरूर याद रखिएगा। इस पे गज भी आ जाता है, हस्ती। तो हस्त भी हाथी होता है और गज भी हाथी होता है। तो देखिए हाथी इसको भी कहते हैं, गज को भी हस्ती। तो हस्ती और गज दोनों, गज भी आ जाता है कहीं, हाथी भी आ जाता है। तो चुलकोका हमने पढ़ाया था। चुलकोका कुछ पढ़ाया था ऐसे। चुलकोका में किस जानवर को दिखाया गया है? तब कहाँ आपको बताया था? वहाँ भी हाथी था, हाथी शीर्ष पे था। तो अब देखिए निगलीवा गांव में या निगाली सागर में स्थापित है। निगलीवा गांव या निगाली सागर में स्थापित है ये वाला। ये सारे इनके अशोक के क्या थे आपने जो देखे हैं, जिसमें से देखिए आपके परीक्षा में बिहार में जो नंदनगढ़ में है कहीं, ये मयूर भी याद रखिएगा और ये सिंह भी याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ वृषभ वाला याद रखिएगा, रामपुर में पूछा जाएगा आपको। ये अश्व याद रखिएगा रुम्मनदेई में। फिर ये देखिए यहाँ पे आते हैं, ये संकिसा वाला याद रखिएगा। संकिसा में किस जानवर को? हाथी, हस्ती, गज सारी चीज़ें देता। तो धन्यवाद आप सभी का। देखिए यही वीडियो हमारा समाप्त होता है। छोटा करने की प्रयास हमारा रहता है वीडियो, लेकिन बताने में थोड़ी चीज़ें वहाँ पे छोटे से टॉपिक इसीलिए हम लेते हैं सुबह वाली क्लास में। तो सुबह वाली क्लास हमारी यही रहेगी आपके लिए। तो धन्यवाद आप सभी का। कहीं भी आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन लगे तो मैसेज करिए, कमेंट करिए, हमारे यूट्यूब उस पर कमेंट बॉक्स में डाल दिया करिए। तो हम आगे क्लास में वो चीज़ें अगली क्लास में अपने लाइव में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, जो हमारे वीडियो को आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं
बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा कि हमारे साथ इतने बच्चे जुड़ जाते हैं आप लोग, तो ये आप लोगों का प्यार ही है कि आप लोगों ने हमें इतना आगे ले जा रहे हैं। हम क्लास में कहते भी हैं कि आप लोग का ही सपोर्ट है कि हम आगे जा रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का।